हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक पूरा लाइव क्लास लेकर के आइए इस तरीके से कि पूरा मॉडल पेपर की तरह कि हमको एग्जाम में क्या मिल सकता है, कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस पैटर्न में हमको क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी के पास शेयर कर दीजिए कि आपको डेली 7 बजे ये क्लासेज मिल रही हैं लगातार। हम आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर तैयार करके या पूरा सिलेबस का जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आपसे आ रहे हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चन जितने आ सकते हैं सारा कुछ कंप्लीट करवाते हैं हम। तो प्लीज़ चैनल पे विजिट जरूर किया कीजिए, तो सभी के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे कि वो लोग भी आकर के ज्वाइन कर सकें। तो चलिए बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम से पहले अगर आपने ये चीज़ देख लिया ना तो आपको इस सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इतना ही कर लिया ना तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। एग्जाम में आप अच्छा नंबर लेकर के आने वाले हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री का मध्यकालीन इतिहास के बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर 2022 हम, और उसको पेपर ही आपको नहीं दिखाएंगे, पेपर को किस तरीके से कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखियो हमने यहाँ पर एक तरीके से मॉडल पेपर की तरह तैयार किया हुआ है मिडाइवल हिस्ट्री के सेकंड सेमेस्टर का कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आपको पता ही है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 3 खंडों में विभाजित होता है, खंड का, खंड खा एंड खंड गा। का में आपसे जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उनको पूछा जाता है, जो कि या तो कभी कभी 50 क्वेश्चन वर्ड्स में होते हैं। तो 50 वर्ड्स का जो होता है उसको उसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो आपके कभी कभी शॉर्ट जो शॉर्ट आंसर है उसी में आपसे 200 वर्ड्स में पूछ लेता है, तो 5 ही क्वेश्चन आपको उसमें देता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर कि किस तरीके से ये पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो खंड का है, वो कह रहा है कि भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमणों की विवेचना करो कि महमूद गजनबी के भारत पर कौन कौन से आक्रमण हुए हैं। तो देखो अगर हम बात करें महमूद गजनबी का तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 971 से लेकर के 1030 तक, 971 से लेकर के 1030 तक, यानी कि लगभग 59 साल तक इसकी पूरी लाइफ रही है और इस बीच में इसने शासन किया है। इसका जो शासन था महमूद गजनबी का वो एक तरीके से अफगान में केंद्रित एक गजनबी वंश था। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है महमूद गजनबी, जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है महमूद गजनबी। भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण सन 999 ईस्वी से स्टार्ट हुए थे, और जब महमूद गजनबी सिंहासन पर 999 ईस्वी में बैठा था, 971 से लेकर के 999 में ये गद्दी पर बैठा था, यानी कि लगभग 19 साल की 18-19 साल की एज में ये गद्दी पर बैठा। और उसने भारत पर जो है कितनी बार आक्रमण किया इस बारे में स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना है, जैसे हेनरी एलियट हैं, उन्होंने माना कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार इसने महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया हुआ है। अब इसने अपना पहला आक्रमण जब भारत पर किया तो अपनी गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद ही, यानी कि 1001 ईस्वी में इसने जो है पहली बार आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण इसने 1002 ईस्वी में किया। तीसरा आक्रमण इसने 1004 ईस्वी में किया। चौथा आक्रमण इसने 1005 में किया। पांचवा आक्रमण इसने 1007 में किया। छठा आक्रमण इसने 1008 में किया। सातवां आक्रमण इसने 1009 में किया। आठवां आक्रमण 1010 में। नौवां आक्रमण 1013 में। 10वां आक्रमण भी 1013 में ही किया था, और 11वां आक्रमण फिर इसने 1015 में किया। 12वां आक्रमण 1018 में। 13वां आक्रमण 1020 में। 14वां आक्रमण 1021 में। 15वां आक्रमण इसने 1024 में, और 16वां आक्रमण 1025 में, और 17वां आक्रमण किया हुआ था 1027 में। यानी कि इसने लगभग आप देख सकते हैं 1001 से लेकर के 1027 तक, यानी कि लगभग 26 सालों तक इसने भारत पर लगातार आक्रमण किया था, हर एक साल में, या कभी कभी 1 साल गैप भी हो गया। तो लगभग 26 सालों तक इसने आक्रमण किया, और 17वें आक्रमण में महमूद गजनबी कामयाब होता है भारत को जीतने में। तो ये है महमूद गजनबी के आक्रमणों की विवेचना, जो कि अभी हमने देखा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, लोगों तक शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खिलजी वंश के पतन के कारण को स्पष्ट करो, कि खिलजी वंश जो था, इस खिलजी वंश का पतन कैसे हुआ, इसके पतन के कारणों के बारे में बताओ कि खिलजी वंश का पतन कैसे हुआ। तो देखो अगर हम बात करें जो है खिलजी वंश के बारे में, तो आपको पता ही होगा खिलजी वंश की जो स्थापना किया हुआ था। इस खिलजी वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश की शुरुआत किया हुआ था। खिलजी वंश को जो है
स्थापित किया हुआ था कि खिलजी वंश भारत में आए। इसके पतन के पीछे कई सारे कारण रहे हैं खिलजी वंश को जो है पतन के पीछे, जैसे कि खिलजी वंश भारत में आया। भारत में आने के बाद उसका जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो उसका जो जिन लोगों के हाथ में वो शासन प्रणाली रहा, उन लोगों ने उसको अच्छे तरीके से वो उसको चला नहीं पाए। मलिक काफूर पर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखा दिया। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति कह सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत खास आदमी था, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीद करके लाए हुए थे। कमजोर उत्तराधिकार की नियुक्ति, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई ऐसा उत्तराधिकार नहीं था जिस पर मतलब जो है एक स्ट्रांगनेस जिसके अंदर हो, तो कमजोर उत्तराधिकार की नियुक्ति हो गया। रिजव खां को अंधा करके जेल में डाल दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। उत्तराधिकारियों की अयोग्यता हो गई, सैनिक शासन की स्वाभाविक दुर्बलता हो गई, योग्य परामर्शदाता जो थे उनका अभाव हो गया, अच्छे तरीके से सलाह देने वाले नहीं रहे। नीच लोगों को जो है प्रोत्साहन मिलना स्टार्ट हो गया, जो गिरे लोग थे उनको प्रोत्साहन देना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस जो है खिलजी वंश के पतन के पीछे कारण बनते हैं, जिस वजह से खिलजी वंश का पतन होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों को स्पष्ट करो। कि पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया, पानीपत का आपको पता ही होगा पहला युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो पहला युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध जो है वो बाबर की जो है आगमन के लिए, बाबर की जो है इंडिया में अपना राज्य स्थापित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था। तो 20 अप्रैल 1526 की रात को बाबर ने अपने 4-5 हजार सैनिकों को अफगान शिविर पर आक्रमण करने की आज्ञा दिया और उन्होंने उसके आदेश के अनुसार ही क्या किया, शीघ्र ही क्या किया, आक्रमण कर दिया। उधर अफगान सचेत थे और उन्होंने मुगलों को पीछे खदेड़ दिया और 21 अप्रैल को दोनों सेनाओं में जो है सुबह सुबह में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध भीषण हुआ। बाबर ने बड़ी योग्यता से अपनी सेना को व्यूह में खड़ा किया और इब्राहिम ने सब विपत्तियों का बड़े उत्साह और वीरता से सामना किया, किंतु अंत में वह रणक्षेत्र में वीरगति हो गया, यानी कि मर जाता है इब्राहिम लोदी युद्ध में। और अफगान सेना केवल आधे दिन के युद्ध में ही पूरी तरह से क्या हो जाती है, जो है परास्त हो जाती है। युद्ध के परिणाम क्या निकले? जो पानीपत का युद्ध हुआ उसके पीछे उसका परिणाम क्या हुआ कि एक तरीके का निर्णायक युद्ध जो है साबित हुआ। लोदियों की पूरी तरह से पराजय हो गई, जिसमें कम से कम 30,000 सैनिकों की जो है युद्ध क्षेत्र में ही मृत्यु हो गई। लोदियों की जो सत्ता थी उसका अंत हो गया, क्योंकि जब इब्राहिम लोदी मर गया तो उस पर क्या हो गया, मुगलों का शासन स्टार्ट होता है यहाँ से। तीसरी चीज है, एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई। भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसने लगभग भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, जिनके शासनकाल में भारत बहुत ज़्यादा उन्नति में रहा। चहुमुखी उन्नति जिसको कह सकते हैं, भारत में जो है मुगलों के शासनकाल में चहुमुखी उन्नत रहा और भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। अफगानों में एक नया उत्साह आया। अफगानों की इस पराजय ने उनकी आंखें खोल दी और उनके नए रक्त, साहस और उत्साह की संचार हुई और इसी कारण शेर शाह अफगान जाति के जो है मुगलों के विरुद्ध संगठित करने में सफल हो सका। लौकिक राज्य की स्थापना हुई, यानी कि मुगलों ने भारत में एक लौकिक राज्य की स्थापना किया। मुगलों में धर्मांधता का सर्वथा अभाव रहा था, कि मतलब धर्मांध नहीं थे, चीज़ों को थोड़ा सा समझते थे। उन्होंने राजनीति को धर्म से अलग रख करके, राजनीति अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है, इस तरीके से उन्होंने फोकस किया। ज़्यादातर राजाओं ने, कुछ थे जिन्होंने मतलब कि धर्म को भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दिया हुआ था। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अब देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में बाबर की सफलता के कारणों का परीक्षण करो। कि भारत में बाबर सफल क्यों हुआ, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया हुआ था, वो इतना सफल क्यों रहा भारत में, उसके पीछे बात करो। तो देखो, यद्यप बाबर की जो सेना थी वो इब्राहिम की लोदी की सेना से बहुत कम थी। आप देखो कि बाबर जब लड़ने आया हुआ था इब्राहिम लोदी से, तो इब्राहिम दिल्ली का सुल्तान था और बाबर तो एक छोटा सा सेना लेकर के 4-5 हजार लोगों की सेना को लेकर के आया हुआ था। फिर भी विजय श्री जो है, या विजय किसकी हुई, बाबर की हुई। उसके पीछे कई सारे कारण थे कि किस वजह से बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। पहला कारण था कि बाबर की रण कुशलता, कि बाबर के अंदर जो लड़ने की स्पिरिट थी ना, जो रण में किस तरीके से समझदारी से काम करते हैं वो, क्योंकि वो एक बहुत अनुभवी सेनानायक था जो अपने सैनिकों को रण कौशल सिखाया हुआ था उसने, कि जीतते कैसे हैं, लड़ते कैसे हैं। दूसरा चीज़ है, बाबर की सेना को विश्राम की प्राप्ति हुई।
बाबर की सेना जो थी उसको विश्राम करने का अवसर मिल गया। युद्ध 12 अप्रैल को होना था, लेकिन 21 अप्रैल को हुआ, तो सेना ने काफ़ी मतलब आराम कर लिया, जिससे कि उनकी स्पिरिट या लड़ने की क्षमता और बढ़ गई। अफगान अमीर जो थे वो इब्राहिम के विरोधी थे, यानी कि जो है अफगानों के प्रति इब्राहिम की नीति बड़ी ही अन्यायपूर्ण रही, जिससे अफगान के अमीर जो थे वो असंतुष्ट थे। हिंदू राजाओं का असहयोग था, यानी कि बाबर के आक्रमण के समय भारत में छोटे छोटे अनेक सारे राज्य थे, जिसमें अलग अलग राजा थे। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय सभी राज्यों से इब्राहिम की लोदी जो था उसकी जो है शत्रुता थी, तो किसी ने इसकी हेल्प ही नहीं किया। चौथी चीज है बाबर का तोपखाना। पांचवी चीज है बाबर का तोपखाना। बाबर की विजय के पीछे एकमात्र कारण यह था कि उसके पास तोपखाना था, जबकि भारतीय इससे पूर्ण रूप से अपरिचित थी कि आखिर होता क्या है तोपखाना, क्योंकि किसी ने इससे पहले देखा ही नहीं था कि तोपखाना भी कुछ होता है। बाबर ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि हाँ, तोपखाना भी कोई चीज होती है। इब्राहिम द्वारा हाथियों का प्रयोग। इब्राहिम ने युद्ध में जो है पुरानी नीति का प्रयोग किया और हाथियों का प्रयोग किया, और जब बाबर ने तोपखाने का यूज करना स्टार्ट किया तो हाथियों ने तो कभी ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं थी। बस लड़ाई होता था जो तो तीर से लड़ाई होता था, तलवार से, तो उसमें हाथियों का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब एक बार तोपखाना आ गया, तोप एक बार छूटा और जब हाथियों तक पहुंचा तो हाथियों में हड़कंप मच गया और वो रिटर्न मोड़ने लगे और अपने ही सेना के जो लोग थे उन्हीं के ऊपर चढ़ करके मतलब उन्हीं को मारने पीटने लगी। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इब्राहिम की गुप्तचर व्यवस्था की दुर्बलता। इब्राहिम के गुप्तचर भी काफ़ी कमज़ोर थे। वो जो है व्यूह रचना, आक्रमण की सूचना देना, वो सारी चीज़ें इब्राहिम को नहीं दे पाए, जिसका अवसर बाबर को मिला, और कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण रीजन रहा बाबर का जो है जीत के पीछे। तो कई सारे बाबर के कारण रहे जिस वजह से बाबर अपने लाइफ में या अपने युद्ध में सफल हो सका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे। क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दीन-ए इलाही पर टिप्पणी लिखो कि दीन-ए इलाही क्या है। तो आपको पता ही होगा कि अकबर ने एक नए धर्म का स्टार्ट करने की कोशिश किया हुआ था, सोचा हुआ था कि एक नए धर्म का स्टार्ट करेंगे, जिसको इसने नाम दिया हुआ था दीन-ए इलाही। 1562 से लेकर के 1605 तक का समय जो था वो दीन-ए इलाही का टाइम पीरियड था। 1562 में अकबर ने सभी धर्मों के जो आचार्य थे व राज्य के जो अन्य प्रमुख व्यक्ति थे उन सभी की सभा लगाता है और एक नए धर्म की स्थापना करता है, जिसको वो कहता है कि ये ईश्वरीय धर्म है, ये सबसे अच्छा धर्म है, और उसको वो नाम देता है दीन-ए इलाही, यानी कि ये ईश्वर का धर्म है, दीन का धर्म है। अब इसके कुछ अपने सिद्धांत थे दीन-ए इलाही के, उस पर आइए बात करते हैं। तो दीन-ए इलाही का पहला सिद्धांत यह था कि ईश्वर एक है, अकबर उसका पैगंबर या नेता है। जैसे इस्लाम धर्म है ना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके पैगंबर और रसूल है, ऐसे ही इसने कहा कि जो है ईश्वर एक है और जो अकबर है वो उसका पैगंबर है, और दीन इलाही का अनुयायी बनने के लिए अकबर से दीक्षा लेना आवश्यक था। अकबर दीक्षा देता था, मतलब अपने आप को एक तरीके से इसने पैगंबर टाइप की इमेज लाना स्टार्ट कर दिया। तमाम सारे लोगों ने इसके खिलाफ जो है आंदोलन किया था। कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसका विरोध किया और थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें ख़त्म भी हो गई, क्योंकि इस्लाम की अगर आप बात करोगे, जिस रिलीजन को ये मानता था अकबर, जिस रिलीजन से ये कनेक्टेड था, रिलीजन में जो है पैगंबर इस्लाम के बाद, मोहम्मद साहब के बाद कोई भी पैगंबर नहीं हो सकता, और इसने पैगंबर होने का दावा किया हुआ था अपने रिलीजन का, तो इसलिए इसको मतलब इसका विरोध भी किया गया था। दूसरी चीज़ दीन इलाही का सिद्धांत था कि अकबर को साष्टांग प्रणाम करना इस धर्म के अनुसार आवश्यक है। साष्टांग प्रणाम मतलब कि पूरी तरह से जमीन पर लेट करके सभी जो साष्टांग मतलब सातों अंग जो आपके पार्ट्स हैं वो जमीन को टच करने चाहिए, तो साष्टांग प्रणाम करना अकबर को जो है ये इसका रूल था। तीसरा चीज़ था कि मांस भक्षण करना वर्जित था, यानी कि मांस नहीं खा सकते थे। चौथा चीज़ था सूर्य और अग्नि की उपासना करना आवश्यक है। पांचवा चीज़ है आपका प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म दिवस पर भोज देना होता था। छठा चीज़ है आपका कि जीवित रहते ही अपना ब्रह्मभोज करना पड़ता था। सातवां था कि रविवार के दिन इस धर्म में दीक्षित होना पड़ता था। आठवां इसका दीन इलाही का सिद्धांत था कि इस धर्म के समर्थकों को बहेलिया, मछुआरा, कसाईयों आदि के साथ जो है भोजन करना वर्जित था। 9th इसका जो सिद्धांत था वो था कि दीन इलाही के सदस्य परस्पर मिलने पर अल्लाह अकबर कहते थे। उत्तर जो इसका उत्तर होता था वो होता था जल्ला जलालहू कह करके इसका उत्तर दिया जाता था। 10th नंबर था आपका कि वृद्धा, गर्भवती स्त्री और 14 साल से कम आयु की कन्या के साथ जो है सहवास वर्जित था। 11th था आपका कि सदस्यों की इच्छा अनुसार
उन्हें जलाया या दफनाया जा सकता था, अगर वो चाहे तो जो है फूका जा सकता था, नहीं तो दफनाया जा सकता था। दाढ़ी रखना प्रतिबंधित था। 11 था कि जीवन में विरक्ति और ईश्वर से लगाव पर ज़्यादा जोर था। अब इसमें भी दीन इलाही में अपनी कुछ श्रेणियाँ थी, जैसे श्रेणियों के बारे में अगर हम बात करें कि इसमें फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें 4 श्रेणियाँ थी। इस श्रेणी, पहली श्रेणी जो थी, इसमें वो व्यक्ति आते थे जो धन का त्याग करने का शपथ लेते थे। दूसरी श्रेणी में वो लोग आते थे जो जीवन और संपत्ति का त्याग करते थे। तीसरी श्रेणी में आते थे जो जीवन, संपत्ति, सम्मान, सब चीज़ों का त्याग करते थे। और चौथी श्रेणी में वे व्यक्ति जो समूह के लिए अपने जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म सब कुछ त्याग करने के शपथ लेते थे। और इस श्रेणी का व्यक्ति सच्चा दीन इलाही का समर्थक था। तो इससे देखा जाए तो वास्तव में कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि अनेक धर्मों का एक साथ क्या किया जाए, मिक्स कर दिया गया था। दीन इलाही के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और अकबर ने इसमें दीक्षित होने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला हुआ था। तो ये था दीन इलाही का टाइम पीरियड एंड दीन इलाही इस तरीके से शुरू हुआ था और ख़त्म भी हो गया था। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन का परीक्षण करो। मुगल काल में, मुगल के टाइम पीरियड पे केंद्रीय जो है प्रशासन कैसा रहा था। तो अगर हम बात करें केंद्रीय प्रशासन की मुगल टाइम पीरियड पे, तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत बादशाह सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। जो केंद्रीय प्रशासन है उसका केंद्र कौन होता था, सेंटर कौन होता था, बादशाह। सभी मामलों में वो स्वतंत्र होता था, जिस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता था बादशाह पर। चूंकि साम्राज्य की विशालता के कारण एक व्यक्ति द्वारा संचालन संभव नहीं था, अतः बादशाह ने इसके लिए कई विभाग और अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देते थे, जो सलाह दिया करते थे कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से ये काम करना चाहिए, मतलब एक तरीके का सलाहकार के रूप में काम करते थे। तो इसमें आते थे प्रमुख रूप से, पहले आता था वकील। बादशाह के बाद शासन प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा जो राज्य का कर्मचारी होता था, जो शासन प्रबंध देखता था, उसको कहते थे वकील। उसे बाद में वजीर कहा जाने लगा। जो वकील था इसी को बाद में क्या कहा गया, वजीर कहा गया। केंद्रीय प्रशासन में बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी यही वकील होता था। मंत्रियों की नियुक्ति करने पर जो है पदच्युत करने संबंधी जो भी काम करने पड़ते थे वो सारा कुछ वजीर ही करता था। दूसरा होता था दीवान। वजीर के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान या पद था दीवान का, जो वित्त विभाग का अधिकारी होता था, फाइनेंस की चीज़ें रखता था कि कहाँ से कितना पैसा आया, यानी कि आर्थिक मामलों में बादशाह का प्रतिनिधित्व जो था वो दीवान करता था। जो शाही खजाने का प्रबंध करना, उसके हिसाब किताब की जांच रेख रखना, ये सारा कुछ कौन करता था, दीवान। तीसरा आता था मीर बख्शी। ये सैन्य विभाग का अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी होता था, और इसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। इसका प्रमुख काम ही था कि सैनिकों की भर्ती करना, उनका वेतन देना, उनका हुलिया रखना, रसद की व्यवस्था करना, ये सारा मतलब एक तरीके से सेना का पूरा नियंत्रण इसके हाथ में होता था। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता था इसमें जो है काजी। कौन, काजी, काजी उल कुजात। ये क्या होता था कि ये न्याय विभाग का बहुत प्रमुख अधिकारी होता था कि कोई मामला अगर आ रहा है तो उसका न्याय कैसे करेंगे, तो ये न्याय विभाग का क्या होता था, अधिकारी होता था। बादशाह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, लेकिन जो न्यायिक कार्य है उसमें सहायता हेतु राजधानी में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। काजी उल कुजात जो था वो फौजदारी मामलों का मुस्लिम विधान के अनुसार फैसला करता था, और वह अपनी सहायता हेतु प्रांतों, जिलों और नगरों के काजियों की नियुक्ति किया करता था। इसमें नेक्स्ट आता है आपका मुहतसिब। मुहतसिब क्या होता है, इसका कर्तव्य होता है कि शरीयत से मना किया गया शरीयत में उन कामों को करने से लोगों को रोकना, यानी कि जनता का जो आचरण है, कैरेक्टर है, उसको नियंत्रित करना ताकि वो दुष्चरित्र ना हो जाए। प्रजा के आचरण को शुद्ध करने का काम ही बेसिकली इसका होता है, जिसको कहते हैं मुहतसिब। इसके बाद आता है आपका सदर उस सुदूर, यानी कि बादशाह के बाद ये धार्मिक मामलों का सर्वोच्च जो है होता है। बादशाह, शाहजारों और राज परिवार के अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले धन का प्रबंधन जो है इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट चीज़ है आपका होता है इसमें जो दूसरा होता है वो होता है खाने समा। खाने समा क्या होता है, इस पर आइए बात करते हैं। जो केंद्रीय प्रशासन में आता है खाने समा, कि ये गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता है। इसका काम जो है वो शाही रसोई, राजमहल की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, शाही परिवार का संपूर्ण जो खर्च है उसका ब्यौरा रखना, उनकी सहायता जो है अन्य कर्मचारी भी करते हैं। इसके बाद आता है आपका मीर आतिश, यानी कि ये तोपखाना विभाग का अधिकारी होता है, जिसको दरोगे तोपखाना भी कहा जाता है, और गुप्त सूचनाएं राजदरबार में पहुंचाता है और पत्रों के आवागमन की व्यवस्था जो है
सॉरी, इसमें मतलब ये तोपखाने का अधिकारी होता है मीर आतिश। दरोगे डाक चौकी जो होता है ये गुप्तचर व्यवस्था का हेड होता है, और जो पत्र आते हैं जाते हैं उन सभी का काम कौन करता है? दरोगे डाक चौकी। तो इस तरीके से मुगल केंद्रीय प्रशासन जो है चलता था, और मुगल केंद्रीय प्रशासन में ये लोग इतना इम्पॉर्टेंट काम किया करते थे। अब बात करें 7th नंबर क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि मराठों के उदय के कारणों को संक्षिप्त में विवेचना करो कि मराठाओं का उदय कैसे हुआ, इस पर बात करनी है। तो देखो, अगर आप मराठा की बात करोगे कि मराठाओं का उदय कैसे हुआ, आपको पता ही होगा कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं का उदय हुआ था। तो इसके पीछे तमाम सारे कारण थे जिस वजह से मराठाओं का उदय हुआ था समाज में। तो इसमें आता है पहले चीज़ जो है प्राकृतिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा होता है महाराष्ट्र में एक धार्मिक जागृति उत्पन्न हुई कि मतलब जैसे कि मुगल टाइम पीरियड था, शासन चल रहा था, तो इस्लामिक शासन मतलब एक तरीके से था, तो उसको जो है काउंटर करने के लिए एक नया जो है भारत में धार्मिक जागृति हुई कि हम अपने धर्म को लेकर के भी थोड़ा सा सचेत रहेंगे, वो चीज़ आई। नेक्स्ट चीज़ है आपका युद्ध कला और प्रशासन में प्रशिक्षण हुआ कि मतलब शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड पे कि युद्ध कला भी सिखाया गया लोगों को, मतलब युद्ध के प्रति जागृत किया गया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया गया। तो ये कहीं ना कहीं युद्ध कला और प्रशासन में प्रशिक्षण दिया गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें साहित्यिक और भाषा का योगदान, कि जब कुछ चीज़ें आप पढ़ते हो, कुछ सीखते हो, कुछ जानते हो अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको जो है प्रोत्साहन देती हैं। उसके बाद 5th चीज़ बात किया जाए तो शिवाजी का खुद ही अपना जो व्यक्तित्व था, जो अपना किरदार था, जो करके दिखाते थे चीज़ों को, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता था। और तमाम सारे जो मराठा थे, जो राजा थे, जो थोड़ा डर करके जीते थे, उनके अंदर भी एक हौसला उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट चीज़ है आपका दक्षिण में सिया राज्यों का मुगलों से संघर्ष। जो सिया राज्य थे उनका मुगलों से संघर्ष हुआ, जिस वजह से भी मराठाओं का उदय हुआ। दादाजी कोंडदेव का जो प्रभाव रहा समाज पर, दादाजी कोंडदेव के प्रभाव की वजह से भी मराठाओं के उदय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट चीज़ है आपका आध्यात्मिक गुरु रामदास का प्रभाव। इन्होंने अध्यात्म के बारे में, जीवन मरण के बारे में, लोगों को मतलब कि अपने हक के लिए लड़ने के बारे में बहुत सारा प्रोत्साहन दिया। जो लोग उनको गुरु मानते थे उस तरीके से उन्होंने बताया। पंचायती संस्थाओं का योगदान रहा। फिर इसमें कहीं ना कहीं मुगलों की जो दुर्बलता थी उसका भी योगदान रहा कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखे, जिस वजह से मराठाओं का उदय हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है कि इंपॉर्टेंट कारण है जिस वजह से मराठाओं का क्या होता है? उदय होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुगल जो कालीन टाइम पीरियड रहा, इस टाइम पीरियड में स्त्रियों की दशा पर संक्षिप्त में वर्णन करो कि मुगल टाइम पीरियड में स्त्रियों की दशा कैसी रही, इस पर आपको बात करनी है। तो देखो, अगर हम मुगल टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो हिस्ट्री अगर आप उठा करके देखोगे तो उतनी मतलब कोई बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं रही उस टाइम पीरियड पे। मुगल कालीन में जो सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में अगर बात किया जाए तो इस काल में साहित्यिक और ऐतिहासिक जो ग्रंथ होते हैं उससे जानकारी मिलती है हमें इसके बारे में। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत आए यूरोपीय यात्री जो थे उनके विवरणों से भी पता चलता है इस चीज़ के बारे में कि अलग अलग क्षेत्रों में बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में कि इस युग में जो है सामाजिक आर्थिक स्थितियों को जानने के, जो है स्त्रियों की स्थिति को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि उन चीज़ों को जब हम अध्ययन करते हैं जो उन्होंने लिखा अपने यात्रा वृत्तांत में या अपने बुक्स में, तो उस समय पता चलता है कि पुत्री जन्म को जो है थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, यानी कि लड़की का जन्म को उस टाइम पीरियड पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम दिया जाता था। प्रदा प्रथा उस टाइम पीरियड पे रही थी, तो स्त्रियों को प्रदा करना पड़ता था। प्रदा प्रथा की बहुलता थी। बहु विवाह का प्रथा था, यानी कि जो है एक से ज़्यादा विवाह किया जा सकता था। नेक्स्ट चीज़ था आपका विधवा विवाह की स्थिति थी कि हाँ विधवा जो हैं वो भी शादी कर सकती हैं, तो स्त्रियों की स्थिति यहाँ थोड़ी ठीक थी। बाल विवाह की प्रथा थी, यानी कि थोड़े से कम एज पर ही शादी करने की प्रथा थी। जौहर प्रथा थी, जो आपने देखा होगा पद्मावती मूवी अगर आपने देखा होगा, जौहर मतलब कि अपने आप को आग में समाहित कर लेना, तो वो है जौहर प्रथा। स्त्री शिक्षा थी, स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी। स्त्रियों का व्यवसाय जो है के बारे में बात किया जाए कि स्त्रियों के व्यवसाय में, तो व्यवसाय में थोड़ा कम ही मिलता था मौका, और शिक्षा में भी तो मतलब केवल जिनके पास पैसे थे या जो राजघराने से कनेक्ट होते थे उन्हीं को शिक्षा का भी स्थान था। स्त्रियों का सम्मान जो है उस लेवल पर नहीं था जिस लेवल पर होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ मामलों में सम्मान था। प्रशासन में योगदान बहुत कम था स्त्रियों का। स्त्रियों का योगदान बस घर तक ही ज़्यादातर सीमित था। बहुत कम ही ऐसी स्त्रियां हुई जिनका योगदान प्रशासन के क्षेत्र में रहा हो। तो ये था मुगल कालीन टाइम पीरियड में स्त्रियों की दशा के बारे में अगर हम बात करें।
अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्या कह रहा है 9th नंबर का क्वेश्चन, देखो बताओ। कह रहा है कि सूफीवाद के प्रमुख संतों पर टिप्पणी लिखो कि सूफीवाद के प्रमुख संत कौन कौन से गुजरे हैं। तो देखो सूफीवाद का जो सिलसिला रहा है उसमें कई सारे संत गुजरे हैं। इसमें नाम आता है जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपको पता ही होगा, इनको जो है हिंद का सुल्तान हिंदुस्तान का सुल्तान कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 से लेकर के 1234 तक इनका टाइम पीरियड रहा है और ये भारत के एक बहुत महान सूफी संत के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा भारत में चिश्ती जो सिलसिला रहा है उसकी स्थापना हुई थी और इनके संपर्क में आने वाले लोग इनसे आकर्षित हो जाते थे। इनकी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। अजमेर में इनका मज़ार है। आज दुनिया मतलब भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उनके उर्स पर चादर चढ़ाया जाता है। मतलब भारत में इस्लामिक हेड ऑफ सेंटर की बात किया जाए ना तो अजमेर को एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है। ख्वाजा का जो चिश्ती सिलसिला है इस सिलसिले को काफ़ी महत्वपूर्ण योग मिला हुआ है। विशेषता अगर बात किया जाए तो जीवन में जो है ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का विशेषता रही है, तो जीवन में एक बहुत ही सरल तपस्या मार्ग पर चल करके और प्रेम और समानता के संदेश का प्रसार करते हुए इन्होंने हिंदू और मुसलमान के अंदर जो कट्टरता थी उसको मिटाने की पूरी कोशिश किया है। इन्होंने 1234 ईस्वी में अंतिम सांस लिया। दूसरा जो सूफी संत महत्वपूर्ण रहे वो थे जो है फरीदुद्दीन गंज सकर। फरीदुद्दीन सकरगंज भी कुछ लोग इनको नाम से जानते हैं और बाबा फरीद के नाम से ये काफ़ी लोकप्रिय रहे थे। ये जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य रहे थे, महान शिष्य थे। इनका दृष्टिकोण व्यापक और मानवीय था। इन्होंने जो है इनके जो छंद थे वो सिखों के आदि ग्रंथ में पाए जाते हैं और वो कहते थे कि हरदर वेद जो राक्षसों से दोस्ती करता है वो बुरी तरह खत्म हो जाता है। इन्होंने अमीर गरीब में परहेज नहीं किया। उच्च रहस्यवाद और धार्मिक गतिविधियों द्वारा अखिल भारतीय संगठन की स्थिति के लिए सूफियों के चिश्ती आदेश को उठाया और 1268 में इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट आता है निज़ामुद्दीन औलिया, जो एक संत के रूप में आते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया 1235 से 1325 ईस्वी तक। निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती संतों में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है इनका। ये बाबा फरीद के शिष्य थे, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्य कौन थे? बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया। इनका व्यक्तित्व जो है रहस्यमयवादी रहा, विचारपूर्ण रहा, काफ़ी लोकप्रिय हुए। इन्होंने प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया और ईश्वर के प्रेम का अर्थ इन्होंने मानवता का प्रेम बताया कि अगर आप मनुष्यों की भलाई के लिए काम कर रहे हो, मनुष्यों से प्रेम कर रहे हो तो आप ईश्वर से प्रेम कर रहे हो। इन्होंने भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अपना संदेश फैलाया था। तो इस तरह से कुछ ये महत्वपूर्ण संत रहे कि मतलब ये आप कह सकते हो कि एक तरीके का चिश्ती सिलसिला ही रहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका शिष्य बाबा फरीद, उनके शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया। ये तीन महत्वपूर्ण सिलसिले रहे भारत में सूफीवाद के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है आपका भक्ति आंदोलन के कारण और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव, कि भक्ति आंदोलन के पीछे रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा और इसमें मतलब प्रभाव क्या हुआ इसका, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर हम भक्ति आंदोलन के कारणों के बारे में बात करें कि भक्ति आंदोलन के पीछे कारण क्या थे, तो इसके कारण में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि जाति व्यवस्था की जो जटिलता थी। जाति व्यवस्था इतना जटिल था, इतना कट्टरवाद था, तो उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं जो है भक्ति आंदोलन की इंपॉर्टेंस थी। मुस्लिम अत्याचार हो, इस्लाम का प्रभाव रहा हो, मंदिरों और मूर्तियों का विनाश हो, ब्राह्मणवाद का जटिल होना हो, ये सभी कारण थे कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अब इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय समाज में इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहली बात करें सामाजिक प्रभाव की, तो समानता के आधार पर एक साथ मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। समाज और धर्म के विभिन्न वर्गों के बीच जो है वो सद्भावना जो है विकसित होती है। महिलाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, मतलब स्थिति उनकी ठीक होती है। दूसरा, अगर धार्मिक प्रभाव के बारे में बात किया जाए कि भक्ति आंदोलन का धार्मिक प्रभाव क्या रहा, तो कर्म कांडों और अंधविश्वास की निरर्थकता जो थी वो लोगों के सामने, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, उनके सामने आया कि ये जो कर्मकांड है ये केवल नाम की चीज़ें हैं, ये रियल रिलीजन आपका रियल धर्म नहीं है। दोनों धर्मों के विचार और प्रथाओं के बीच अंतर को सराहना की भावना उठी। ये भक्ति जो संत थे इनके द्वारा जो है प्रचारित अधर्म की भावना के कारण हुए। जैसे उदाहरण के लिए कबीर ने कई भाषाओं का मिश्रण किया, सूर ने ब्रज भाषा में बोला, तुलसी ने अवधी भाषा में बोला। तो इस तरीके से समाज में अलग अलग भाषाओं को मानने वाले, अलग अलग भाषाओं को समझने वाले, तो सभी तक जो है भक्ति आंदोलन पहुँचता है।
राजनीतिक प्रभाव के बारे में अगर बात करें कि भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, तो कुछ शासकों ने भक्ति आंदोलन के प्रभाव से उदार नीतियों को अपनाया, अपनी जनता पर जो है उदार नीतियों को लाया, उनके टैक्सेस को थोड़ा सा कम किया, उनके ऊपर जो है प्रेम भावना के साथ उन पर शासन करना स्टार्ट किया। नैतिक प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो इस आंदोलन ने लोगों की जो दैनिक जीवन है उसमें पवित्रता की भावना, इसने मानवीय दृष्टिकोण विकसित किया। ये संतोष और आत्मनियंत्रण के गुण को इंगित करता है। इसमें क्रोध, लालच और घमंड जैसी बुराइयों को खत्म करने के बारे में बात किया जाता है। तो निष्कर्ष अगर बात किया जाए कि भक्ति आंदोलन के से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भक्ति आंदोलन अपने दो तरफा उद्देश्य को साकार करने में बहुत सफल रहा। हिंदू धर्म सुधार, हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द की भावना को विकसित करना, ये कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था और इस चीज़ में ये भक्ति आंदोलन कहीं ना कहीं सफल भी होता हुआ हमें दिखता है। तो ये था हमारा जो है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके अभी पूछ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से आपका खंड खा, जिसमें आपसे लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको करना होता है। कई बार मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है और कई यूनिवर्सिटीज़ में 5 क्वेश्चन दिया जाता है, जिनमें से 2 करना होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये आपका एक तरीके का लघु उत्तरीय क्वेश्चन होता है, जिसमें आपसे 500 क्वेश्चन वर्ड्स में पूछ लेता है ये क्वेश्चन को हल करना। तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को फिर से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दीजिए यार। इतना एफर्ट लगा करके इतने लंबी आपके लिए वीडियोस तैयार किया जाता है, एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। तो आप लोग ज़रूर इसको थोड़ा सा हेल्प करिए, थोड़ा सा लोगों तक और रीच आउट करवाइए, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि तुर्कों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसका उल्लेख करो। कि जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, यानी कि बाबर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था, तुर्क साम्राज्य की वहीं से स्थापना हुई, तो सॉरी तुर्कों का तो है 1200 ईस्वी से ही शुरू हो गया था। लेकिन उस समय क्या स्थिति थी भारत की, सामाजिक, धार्मिक और राजनीति, इसके बारे में बात करना है। तो अगर हम थोड़ा सा, जैसे कि आप पेपर लिखने जा रहे हो, क्वेश्चन आप लिखोगे, तो इसमें थोड़ा सा भूमिका लिखना पड़ेगा कि मतलब क्या, किस बारे में बात किया गया है। तो तुर्कों के बारे में बात किया गया है, तो तुर्कों के बारे में थोड़ा सा लिखना है कि तुर्क जो थे ना, वो अत्यंत महत्वाकांक्षी, भौतिकवादी और व्यवहारिक थे। भारत में इस्लाम राज्य की स्थापना उन्हीं के द्वारा किया गया, इस्लाम की स्थापना उन्हीं के द्वारा किया गया। तुर्क जो थे वो कहाँ से आए हुए थे, इराक से, ईरान से, अफगानिस्तान से होते हुए वो भारत में प्रवेश किया और भारत में व्यापक सफलता भी उन्होंने प्राप्त किया। तुर्कों ने भारत पर लगभग जो है 500 से 700 सालों तक शासन भी किया हुआ था। इनकी सफलता के पीछे कई सारे कारण रहे। अगर हम राजनीतिक कारण के बारे में बात करें कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति रही वो कैसी थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति जो थी वो वही थी जो अरबों के आक्रमण के समय थी। यानी कि जब अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर, तो जो स्थिति थी ना, उसमें बहुत कुछ सुधार नहीं आया हुआ था। वही स्थिति तुर्कों के आक्रमण के टाइम पीरियड पर भी रही हुई थी। भारतीय राजपूतों ने अरबों के आक्रमण से कुछ भी नहीं सीखा था। केंद्रीय सत्ता का अभाव था, मतलब एक कोई पावरफुल सत्ता नहीं थी कि मतलब जो पूरे हर जगह पर क्या कर रही हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो। तो जो है ऐसी स्थिति रही थी। जो साम्राज्य थे, जो राज्य थे, वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिनके अपने अपने छोटे छोटे शासक थे, स्वतंत्र थे। साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी, हर कोई आपस में ही लड़ झगड़ करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। तुर्कों के आक्रमण के समय चाहे सिंध हो, पंजाब हो, मुल्तान हो, ये 3 मुस्लिम राज्य के भारत पर राजपूतों का प्रभुत्व था। गुजरात का काठियावाड़ था, उसमें चालुक्यों का शासन था। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश के शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय का शासक था। जो तत्कालीन राजपूत राज्यों में सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो चौहान वंश ही था। कन्नौज में जो है गढ़वाल वंश के शासक जयचंद राज्य कर रहा था, जिसका साम्राज्य सबसे ज़्यादा बड़ा था, सबसे ज़्यादा विस्तृत था। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री जो है संयोजिता से बलपूर्वक विवाह करके उससे घोर शत्रुता क्या था, मोल ले लिया था, जिससे कि पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी की सहायता मिलती है। यानी कि पृथ्वीराज जो था उसने जयचंद की पुत्री के साथ मतलब पावरफुल तरीके से बल के द्वारा जबरदस्ती करके उससे शादी कर लिया था, उससे विवाह कर लिया था, जिससे कि क्या हो गया था, जयचंद जो है गुस्सा था बहुत ज़्यादा पृथ्वीराज चौहान से। और जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करने के लिए भारत पर आता है तो जयचंद उसकी हेल्प करता है कि पृथ्वीराज चौहान को हराना है किसी भी तरीके से। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था और इसी प्रकार जो कलचुरी था, चेदी था, बंगाल था, उसमें पाल सेना थे। इस प्रकार तुर्कों के आक्रमण के समय पूरा भारत जो था वो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। इस प्रकार तुर्कों के आक्रमण के समय जो था
भारत का जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफ़ी पतन के शीर्ष पर था अपने। प्रत्येक राज्य एक दूसरे के सहयोग ना करके विदेशी आक्रमणकारियों का सहयोग दे रहे थे। भारतीयों की जो आंतरिक स्थिति थी वो पूरी तरह से क्या थी, बिखरी हुई थी। कोई राजवंश ऐसा नहीं था जो तुर्कों को रोकने में सक्षम हो सके, क्योंकि सब अपने में ही परेशान थे, अपने में ही लड़ने भिड़ने में लगे हुए थे, अपने में ही महत्वाकांक्षी बने हुए थे। तो इस तरीके की स्थिति थी राजनीतिक स्थिति। अगर हम बात करें अब दूसरी स्थिति जो इसमें आती है आपकी सामाजिक स्थिति। अगर हम सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें तो तुर्कों के आक्रमण के समय जो हमारा भारतीय समाज था ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों में विभक्त था, जिसका सर्वाधिक प्रभाव भारत की सुरक्षा पर पड़ा। जब जब भारत पर बाहरी आक्रमण हुए तो सुरक्षा और युद्ध का संपूर्ण जो दायित्व था वो क्षत्रियों को सौंप दिया गया, क्योंकि जब वर्ण व्यवस्था थी उसके आधार पर क्या था कि जो शिक्षा देने का काम है वो ब्राह्मण का है, जो रक्षा करने का काम है वो क्षत्रिय का है, व्यापार का काम वैश्य का है और शूद्र तो बस सेवा करने के लिए है। तो जब भी बाहर से आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण से बचाने के लिए समाज को इंपॉर्टेंट कौन था या किसका काम था ये बचाने का, क्षत्रियों का। तो केवल क्षत्रिय लड़ते थे, बाकी सब देखते थे आराम से कि हाँ ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि शेष वर्ग यह मान करके वर्ण व्यवस्था के अनुसार राज्य की सुरक्षा का कर्तव्य तो क्षत्रियों का है, वही करेंगे। तो जिससे क्या हुआ कि एक देश का जो पूरा समाज था उसका केवल 1/4 लड़ रहा था, उसका 1/4 जो था उसका हिस्सा का क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। वर्ग के अलावा हिंदुओं में आपको एक पूर्ण जो है समाज समझने में आने लगेगी कि अन्य जातियों के साथ उनका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता था। जाति प्रथा की जटिलता के कारण समाज में ऊंच नीच, भेदभाव की भावना प्रबल थी। समाज में जो है पारस्परिक जो चीज़ें थी, पारस्परिक प्रेम की भाव जो ध्यान था वो प्रेम की जगह पर घृणा में शिफ्ट हो चुका था। इस प्रकार सामाजिक एकता के अभाव में जो है राजपूत शासकों में राजनीतिक एकता का भी अभाव देखने को मिलता है कि राजनीतिक एकता हमें नहीं देखने को मिलती है इन चीज़ों में। नेक्स्ट चीज है आपका, अगर धार्मिक स्थिति के बारे में बात किया जाए कि उस समय धार्मिक स्थिति कैसी थी, कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की धार्मिक स्थिति भी काफी दयनीय रही थी। समाज में पाखंड था, अंधविश्वास था, भारतीय जनता जो है शासक जो था उसी के अधीन थी। उनका भाग्य में बहुत अटूट विश्वास था जिसके कारण वो विलासी और आक्रमण्य हो गए थे। भारतीय विदेशी स्रोतों और बातों को तथ्यहीन मानते थे। अतः मध्य एशिया में जितने भी नए आविष्कार हुए उससे उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि ये सब तो फ्रॉड की चीज़ें हैं, हमें तो अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको पकड़ करके रखना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से जो है घोर अंधविश्वास की भावना उस समय थी, धार्मिक स्थिति ऐसी थी। तो अगर हम इन सभी को ओवरऑल बात करें कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी, तो भारत की चाहे राजनीतिक स्थिति हो, धार्मिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, ये सारी चीजें अपने जो पतन है उसकी सीमा पार कर चुकी थी, टॉप पर थी, जिसका भरपूर लाभ उठाकर तुर्कों ने उठाया, विजय प्राप्त किया और भारत पर शासन किया। तो ये स्थिति थी भारत में जब आक्रमण किया उस समय। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पर लेख लिखो, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक आपने देखा होगा तुगलक वंश में, इसका नाम भी काफ़ी आता है। तो तुगलक वंश के बारे में समझते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश जो था उसका शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा जूना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम जो था यह उगुल खां था और राजा सुंदरी के एक लेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। इसको जाना जाता है राजधानी परिवर्तन के लिए भी कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया। देवगिरी को इसने जो है कुव्वतुल इस्लाम भी कहा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदल करके जो देवगिरी था इसका नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया। तो ये क्या था, इसका आप देखोगे दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, इसने कई बार अपने जो राज्य था उसको शिफ्ट किया, अपनी राजधानी को शिफ्ट किया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, पूरी राजधानी शिफ्ट करने में बहुत बड़ी बात होती है और इसने एक नहीं कई बार इस तरह से शिफ्ट किया। तो राजधानी परिवर्तन के प्रभाव ये हुए कि अपार जो था धन का व्यय हुआ, पैसे खर्च होते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, वहाँ पर पूरी चीज़ रखना, जनता और प्रजा में असंतोष और कष्ट असुविधा, एक जगह से अपना घर बार पूरा छोड़ करके दूसरी जगह जाना, वहाँ से फिर दूसरी जगह फिर जाना। तो जनता में जो है आक्रोश था, प्रजा असंतोष थी। दिल्ली का उजड़ गया था, मतलब दिल्ली जो एक लंबे टाइम पीरियड से शासन का हेड रहा था वो उजड़ गया, प्रजा में असंतोष की भावनाएं भड़कती चली गई। तो ये कहीं ना कहीं राजधानी परिवर्तन से इसको उसके शासनकाल में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवाए हुए थे जो कि काफ़ी चर्चित हुए थे। जो है रातों रात चांदी के सिक्के की जगह जो है तांबे के सिक्के चलवाया फिर इसने, जो अच्छे स्तर पर नहीं थे। अतः लोगों के घर में सिक्के बना करके स्टैंप अदा करने से बच जाते थे लोग, सिक्के खुद ही बना लिया करते थे चांदी सोने के, तो जिससे भी काफ़ी क्षति इसको हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो है वो कई संज्ञाओं से जोड़ा जाता है, जैसे कि अंतर विरोधियों का विस्मय मिश्रण, रक्त का प्यासा, परोपकारी भी कहा जाता था। ये चाहता था लोगों का भला करना, लेकिन जो भी काम करता था ना, वो कितना भी चाहता था कि अच्छा कर दूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता था। अपने शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था, इसी के शासनकाल में, और सुल्तान ने इसका खूब स्वागत किया था। दिल्ली का काजी भी बनाया हुआ था इब्न बतूता को। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता के जो है राजदूत की हैसियत से इसको चीनी शासक तैमूर तिमीर के दरबार में भी भेजा था। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रेहला में काफ़ी उल्लेख किया भी किया हुआ है। इब्न बतूता की बुक आप पढ़ोगे ना तो उसमें पता चलेगा कि उस समय तुगलक राज्य जो था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर एवं आधुनिक जो बलूचिस्तान है उसको छोड़ करके पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। अगर हम इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक कुछ योग्यताओं जो उसने अच्छा करने की जनता के प्रति अपना प्यार पाने की कोशिश किया हुआ था, जनता को बेहतर देने की कोशिश किया हुआ था, तो उसमें था कि द्वाब के कर में वृद्धि किया हुआ था इसने, देवगिरी को राजधानी बनाया हुआ था, सांकेतिक मुद्रा जारी किया हुआ था, खुरासान पर आक्रमण किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसने किया हुआ था। कुराचिल अभियान इसी के द्वारा चलाया गया था। तो कई सारी चीज़ें भी इसने किया हुआ था, अपनी जनता को अच्छा करना चाहता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हमेशा ही वो जो है कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है कि बाबर के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा के बारे में बताओ। बाबर ने जब आक्रमण किया तो उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तो देखो, अगर बाबर के आक्रमण के बारे में बात किया जाए तो बाबर के आक्रमण के समय राजनीतिक दशा कुछ अच्छी नहीं थी। भारत में राजनीतिक विघटन जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से ही शुरू हो गया था। एक के बाद एक अयोग्य और निर्बल शासक आते चले गए, जिन्होंने भारत की राजनीतिक दशा को सुधारने का थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। तैमूर के आक्रमण के ने भारत की राजनीतिक दशा को पूर्णतः उजागर कर दिया था जब तैमूर ने आक्रमण किया हुआ था, और दिल्ली सल्तनत की सीमाएं जो है वो सिकुड़ करके रह गई थी। दिल्ली की अगर बात किया जाए कि उसमें दिल्ली के बारे में बात किया जाए, जब बाबर ने आक्रमण किया भारत पर, तो भारत में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या राज्य दिल्ली था, जिस पर इब्राहिम लोदी के शासन कर रहा था। अभी इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दिल्ली साम्राज्य जो था वो काफ़ी संकुचित हो चुका था। इब्राहिम में एक शासक के गुण थे, लेकिन उसने अपनी हठधर्मी प्रवृत्ति और अमीरों पर नियंत्रण रखने के प्रयास में उसे अमीरों का विरोधी बना दिया। उसकी ऐसी प्रवृत्ति के कारण अनेक अमीरों ने उसका विद्रोह कर दिया। उसके दो महत्वाकांक्षी जो अफगान अमीर थे, आलम खान लोदी और दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण दे दिया, और इस प्रकार आंतरिक अशांति के कारण राज्य क्या था, दुर्बल हो चुका था। बाबर के आक्रमण के समय दूसरा राज्य था मेवाड़। दिल्ली के बाद मेवाड़ ही दूसरा सबसे शक्तिशाली राज्य था। यहाँ राजपूत शासक राणा सांगा का शासन था। वो दिल्ली और आगरा में साम्राज्य विस्तार करके एक शक्तिशाली राजपूत राज्य स्थापित करना चाहता था। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए मेवाड़ इसने भी आक्रमण किया हुआ था, यानी कि राणा सांगा ने भी भारत पर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया हुआ था बाबर को। तीसरा आता है मालवा। मालवा फिरोज शाह के काल से ही स्वतंत्र हो चुका था, और इस स्थिति का लाभ उठा करके दिलावर खां गोरी ने गोरी वंश की स्थापना किया और इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। दिलावर के बाद उसका उत्तराधिकारी महमूद द्वितीय था, लेकिन संपूर्ण सत्ता जो थी वो मेदिनी राय के हाथों में थी। तो इस तरीके से मतलब चल रहा था। गुजरात के बारे में बात किया जाए, 1401 में जफर खान ने गुजरात में एक नए राजवंश की स्थापना किया। बाबर के आक्रमण के समय यानी कि 1526 में बहादुर शाह जो है गुजरान का सुल्तान था, और बाबर के आक्रमण के दौरान गुजरात और मालवा संघर्ष में थे। बंगाल के बारे में बात किया जाए तो बंगाल की स्वतंत्रता को फिरोज शाह ने स्वीकार किया, और 1519 में नुसरत शाह बंगाल का शासक बना। इसने बाबर को आक्रमण के समय ही समझौता कर लिया था। बहमना की बात किया जाए तो बहमनी जो राज्य है इसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमनी ने किया हुआ था, और इस वंश के सभी शासक क्रूर थे। अतः इनका सदैव ही विजयनगर राज्य में युद्ध चलता रहता था, और बाबर के आक्रमण के दौरान बहमनी जो था वो छोटे छोटे 5 राज्यों में बढ़ चुका था। और बात किया जाए अगर बाबर के आक्रमण के समय सिंध और मुल्तान के बारे में,
तो मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के समय से ही सिंध स्वतंत्र हो चुका था और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में सुमरा वंश अत्यंत दुर्बल हो गया था और बाबर के आक्रमण के समय सिंध और मुल्तान पर शाह हुसैन शासन कर रहा था। इसके बाद बात किया जाए विजयनगर, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया हुआ था। इस राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो राजा कृष्णदेव राय था और बाबर के टाइम पीरियड का ही ये भी था। बहमनी और विजयनगर ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे। तो इस तरीके का आप देख सकते हो कि बाबर ने जब भारत पर 1526 में आक्रमण किया तो भारत की स्थिति क्या थी, सब आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में ही जो है उनकी दुश्मनी इतनी थी। तो कई लोगों ने बाबर को आक्रमण किया। आप चाहे मेवाड़ के राजा को देख लीजिए, चाहे दिल्ली के राजा मतलब जयचंद था वो भी देख लीजिए। तो कई सारे लोगों ने इसको आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो एक साथ संयुक्त होकर के जो बाहर से आक्रमणकारी आ रहे हैं उनका रोक लगा सके। षड्यंत्र और आपसी जो वैमनस्य था, इन सभी चीजों का फायदा उठा करके बाबर ने आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त किया। तो बाबर के आक्रमण के समय ये थी भारत की राजनीतिक स्थिति। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, इतना एफर्ट लगाया जा रहा है आपके लिए। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 4th नंबर का क्वेश्चन कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए हुए युद्धों के कांडों और घटनाओं का वर्णन करो। कि जो है शाहजहां के जो बेटे थे, बच्चे थे, उनमें जो है अपनी जो है उत्तराधिकार के लिए कई सारे युद्ध हुए, उनके पीछे क्या घटना थी, क्या कारण थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही उत्तराधिकार की समस्या भी बढ़ती चली जा रही थी। इसका मुख्य कारण था कि उत्तराधिकार का कोई उचित नियम नहीं होना। अन्य शासकों की तरह शाहजहां के जीवन के अंतिम दिनों में भी उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। उपर्युक्त कारण के अलावा भी उत्तराधिकार के कई सारे कारण थे कि शाहजहां के सभी पुत्र एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते थे। दारा शिकोह जो था, जो शाहजहां का बड़ा बेटा था, उसके प्रति उसका लगाव भी अधिक था। अतः उसने सभी भाई दारा शिकोह के प्रति क्या करते थे, द्वेष भाव रखते थे, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह जो था है वो शासक बन जाए। शाहजहां की 3 पुत्रियां भी थी। तीनों ने ही अपने अलग अलग भाइयों का पक्ष लिया। जो जहां आरा थी उसने दारा शिकोह का, रोशन आरा जो थी उसने औरंगजेब का, और जो गौहन आरा थी उसने मुराद को शासक बनाने के पीछे अपना सपोर्ट दिखाया। अतः इन्होंने अपने भाइयों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही शाहजहां अपनी रुग्णता के कारण दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके जो अलग भाई थे उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सेना लेकर के दिल्ली की ओर प्रस्थान हो गए। और इस प्रकार शाहजहां के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट होगा, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मैं राजा बनूं। जैसे कि आप देखोगे कि अगर एक राज्य है, अब एक राज्य का एक ही राजा हो सकता है। अब एक व्यक्ति राजा बनेगा तो जो अलग भाई हैं उनको भी तो राज्य चाहिए, उनको भी राजा बनना है, वो महत्वाकांक्षा थी। तो आपस में युद्ध होना स्वाभाविक है। अगर एक राजा है, उसका एक बेटा है तो उसको राजा बना देंगे, ठीक है। लेकिन एक राजा है, उसके 4 बेटे हैं, तो अब उसमें उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होना स्वाभाविक है। तो इस तरीके से हुआ। अब उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में अगर हम समझते हैं कि कैसे हुआ, तो 8 सितंबर 1657 ईस्वी थी। शाहजहां बीमार पड़ जाता है, राजकीय काम करने में वो असमर्थ हो जाता है। तो ऐसे समय में दारा शाहजहां के पास था, अतः शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और इसी दौरान शाहजहां की मृत्यु की अफवाह भी फैला दी गई, जिसे दारा शिकोह ने दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। मृत्यु की सूचना पाते ही तीनों पुत्रों में भी गद्दी के दावा के लिए दावा कर दिया और युद्ध की तैयारी करने लगे कि हमको गद्दी चाहिए। औरंगजेब आपको पता ही है। तो इस तरीके से हुआ। उसने स्वयं के जो है सबसे पहली अगर बात किया जाए तो सबसे जो पहली पहल किया वो शाहजुआ ने किया था। उसने खबर फैला दी कि दारा ने पिता को जहर दे करके मारा है। जो उसका भाई था दारा शिकोह का, उस सहजुआ, उसने फैला दिया ये खबर कि जो है शाहजहां को, उसके पिता को दारा शिकोह ने क्या किया है, जो है मारा हुआ है जहर दे करके। अब इससे और भी चीज़ें भड़क गई, बात हो गई, इसलिए वो उत्तराधिकारी के लिए योग्य नहीं है। उसने स्वयं के नाम पर खुतबा पढ़वा करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। गुजरात में मुराद ने भी जो है खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और औरंगजेब ने चालाकी से काम किया। सबसे पहले गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों के साथ संधि करके अपने पक्ष में कर लिया उनको। इसके बाद शाहजुआ और मुराद का सहयोग पाने के लिए उन्हें पत्र लिख करके दारा शिकोह के विरुद्ध भड़काया कि दारा शिकोह के विरुद्ध वो लोग भी उसके साथ लड़े। उसने गुप्त रूप से मुराद के साथ जो है साम्राज्य विभाजन की संधि भी कर लिया था। इस प्रकार मुराद औरंगजेब के साथ मिल गया। उधर दारा शिकोह भी अपने भाइयों से निपटने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहा था। फिर क्या हुआ, बहादुर का युद्ध हुआ।
यह युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी को शाहजहां और दारा सिकोह के बीच में हुआ। बहादुरपुर नाम के स्थान पर लड़ा गया और इस युद्ध में शाहजहां पराजित हुआ और बंगाल की ओर भाग खड़ा हुआ। इनके दारा सिकोह जीत जाता है। फिर धर्मत का युद्ध होता है 1658 ईस्वी में ही। 14 फरवरी को पहला युद्ध हुआ था, 15 अप्रैल को दूसरा युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि 1658 को शाही सेना यानी कि दारा सिकोह की सेना मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना के बीच में होता है। इसमें शाही सेना हार जाती है और इस विजय के बाद औरंगजेब की प्रतिष्ठा जो थी उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके बाद होता है सामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध जो है 20 मई 1658 ईस्वी को दारा सिकोह की सेना और मुराद और औरंगजेब की जो एक साथ की सेना थी उसके बीच होता है और इस युद्ध में दारा सिकोह हार जाता है और भाग खड़ा होता है। विजयी होकर के औरंगजेब जो है वो पहुंचता है आगरा और उसने अपने पिता को बंदी बना करके अपना राज्याभिषेक करवाया और कुछ कारणों के कारण जो है उसका मुराद से भी मतभेद हो गया और औरंगजेब ने उसको भी बंदी बना करके उसकी हत्या कर डाला। फिर होता है खजुआ का युद्ध। एक बार फिर से जो उनका भाई जो भाग गया था शाहजहां, वो युद्ध के लिए तैयार हुआ और 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब के साथ खजुआ का युद्ध हुआ और इस युद्ध में शाहजहां पराजित होकर के जंगलों की ओर भाग गया और उसकी मौत हो गई जहां भागने में। उसके बाद देवराई का युद्ध होता है 13 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, देवराई नामक जगह पर होता है और यह उत्तराधिकार के लिए अंतिम युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और दारा सिकोह पर काफिर का आरोप लगा करके उसको मौत की सजा दे दिया गया। इस प्रकार उत्तराधिकार के लिए लड़े गए युद्धों में अंततः औरंगजेब विजयी हुआ और शाहजहां के बाद मुगल वंश का अगला शासक बना कौन? औरंगजेब। तो इस तरीके से उत्तराधिकार के लिए ये सारे युद्ध हुए और ये सारी घटनाएं घटी, इस तरीके से हुआ। ये चीजें हमने इसमें बात किया है आपसे। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब बात करें 5th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 5th नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है आपसे कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहां तक उत्तरदायी है। मुगल साम्राज्य जो रहा, मुगल साम्राज्य का पतन होता है और इसके लिए कहा जा रहा है कि किस तरीके से औरंगजेब जिम्मेदार है, कहाँ तक वो जिम्मेदार होता है मुगल साम्राज्य खत्म करने में। तो देखो, सबसे पहले इसके पीछे कई सारे कारण थे मुगल साम्राज्य के खत्म होने के। पहला था औरंगजेब की 2 धार्मिक नीतियां थी। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस चीज में। औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी उसके लिए काफी हानिकारक सिद्ध हुई। अकबर ने जिन उदारवादी नीतियों का जो है अनुसरण करके एक विशाल साम्राज्य बनाया हुआ था जो है अकबर ने, इन नीतियों को औरंगजेब ने त्याग करके हिंदुओं को अपना विरोधी बना लिया। उसने हिंदू मंदिरों को तुड़वा करके इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। जजिया कर जो अकबर ने बंद कर दिया था उसको फिर से लागू किया। इस प्रकार उसने सभी हिंदुओं को अपनी धार्मिक नीतियों से विरोधी बना लिया और इसी कारण उसे जटों और सिखों और जो सतनामी थे उनका विद्रोही बढ़ना बना और उनके विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तो पहली कारण हो गई धार्मिक नीति। दूसरा है साम्राज्य की विशालता। औरंगजेब को उत्तराधिकारी के रूप में एक विशाल साम्राज्य मिलता है। उसने अपने शासन के 50 सालों में से 24 साल तक भारत में विद्रोहों को दबाने में व्यतीत कर दिया और शेष 26 साल जो था वो दक्षिण भारत के अभियानों में उसने लगा दिया। अब दक्षिण अभियान उसके लिए उसका कब्रिस्तान सिद्ध होते हैं। अगर वो उत्तर भारत में जो है अपना शासन करता रहता ना तो शायद मुगल साम्राज्य और ऊंचाइयों तक पहुंचता और आगे तक वो और लंबे टाइम पीरियड तक मुगल साम्राज्य भारत में रहता। लेकिन दक्षिण में जाने के बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि उसने अपना कब्रिस्तान खोद लिया, जिससे उसे पुनः उत्तर भारत लौटने का अवसर ही नहीं मिल पाया। दक्षिण भारत में गोलकुंडा और बीजापुर पर विजय प्राप्त करके औरंगजेब ने उसे मुगल राज्य में मिला लिया और इन अभियानों में उसे सफलता तो जरूर मिली, लेकिन इसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इससे क्या हुआ कि राजकोष निरंतर युद्धों के कारण खाली होता चला गया, जिससे दक्षिण अभियान में व्यस्त होने के कारण उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल गई और उत्तर भारत में दूसरे शासन आने लगे। अगला चीज जो है था उत्तराधिकार का विशेष नियम अभी भी नहीं था। औरंगजेब ने ये सारी चीजें देखी, ये सारा कुछ लड़ाइयां देखा, लेकिन फिर भी इसने उत्तराधिकार का कोई विशेष नियम नहीं बनाया। मुस्लिमों में ये एक महत्वपूर्ण चीज रही। आप पूरा हिस्ट्री उठा करके देख लोगे तो कोई विशेष नियम नहीं था उत्तराधिकार को लेकर के। आप हिंदू राजाओं की बात करोगे तो बड़े बेटे को बना दिया जाता था राजा और उसमें कोई मतभेद भी नहीं था। लेकिन अगर मुस्लिम राज्य में आप देखोगे, पूरा हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो उत्तराधिकार का कोई विशेष नियम नहीं था। शासक की मौत के बाद जो राजकुमार थे उनके बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी सेम घटना हुई। उत्तराधिकार के युद्ध में के कारण दरबार कई राजनीतिक गुटों में बंट गया और अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु इच्छानुसार शासक बनाने लगे और इस प्रकार राज्य की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ जो बाहरी शक्तियां थी उन्होंने उठाया। उत्तरवर्ती मुगलों की अयोग्यता,
यानी कि उत्तराधिकार के युद्धों और मुगल शासकों की अयोग्यता के कारण मुगल राजनीति तमाम सारे गुटों में बढ़ गई थी। तमाम सारे गुटबंदी देखने को मिल रहे थे। आपस में द्वेष और स्वार्थों के कारण अमीर दल जो थे, ईरानी और तुरानी, इनमें बट गए। इन्होंने अपने हित में स्वेच्छानुसार शासक बनाया और हटाया। इस प्रकार उत्तरवर्ती जो सभी मुगल थे वो केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। और कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड तक आप 16वीं शताब्दी की बात करोगे, फिर अंग्रेज भारत में आ चुके थे। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया था, कम होता चला जा रहा था। मुगल जो सैनिक थे उनका राजनीतिक स्तर की बात किया जाए कि मुगल सैनिकों का राजनीतिक स्तर जो था वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम होता चला जा रहा था। युद्ध के प्रति वो तत्पर थे। उत्तरकालीन जो मुगल शासक थे वो काफी विलासी होते चले जा रहे थे। सैनिकों का नैतिक पतन होता चला जा रहा था। इसके अतिरिक्त मुगलों ने नौसेना के गठन पर कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि अंग्रेज जो थे वो नौसेना वो संपन्न कर रहे थे। अतः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्धों में जो है मुगलों को बहुत हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण हुए, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही राजनीतिक उतार चढ़ाव ने साम्राज्य को आंतरिक रूप से खोखला कर दिया। साथ ही नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य का जो था उसको जो है लूट करके लगातार आक्रमणों के बीच में उनकी प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे क्या होती रही, ध्वस्त होती चली गई। अगला बात किया जाए, यूरोपीय शक्तियां भी उस समय भारत में आ चुके थे। उनका भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप होना स्टार्ट हो गया था। यूरोपीय जो थे वो भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे मुगल दरबार के जो आंतरिक कलह थे, क्योंकि आप देखोगे उस समय मुगल जो साम्राज्य था वो पूरे भारत पर शासन कर रहा था, ओवरऑल पूरा इंडिया, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पीरियड तक दक्षिण भारत पर भी आक्रमण हो गया था, उत्तर भारत तो पहले से ही था। तो एक लंबा चौड़ा भारत का साम्राज्य बन चुका था जिसमें अंग्रेज घुसना नहीं चाहते थे और वो घुस भी नहीं सकते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुगलों के जो दरबार है इसमें आंतरिक कलह चल रहा है, तो इसका लाभ उठा करके उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र बनाए। तमाम सारे विरोधी षड्यंत्रकारियों में उन्होंने सहभागिता निभाई और धीरे धीरे भारतीय प्रशासन स्वयं अपने हाथों में लेते चले गए और मुगल शासक अपने हाथों की जो है कमान खुद छोड़ते चले गए और कठपुतली बनते चले गए अंग्रेजों को। और फिर भारत में अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हुआ। 200 सालों तक भारत ने पर अंग्रेजों ने शासन किया, वो सारी हिस्ट्री आपको पता है। तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, क्योंकि उसने देखा हुआ था कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आ रही है उत्तराधिकार को लेकर के। अगर उत्तराधिकार एक सॉलिड दे करके जाते ना तो साम्राज्य और लंबे समय तक और टाइम पीरियड तक चलता चला जाता। तो ये था आपका जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब इसके बाद हमको देखना है जो है थर्ड पार्ट जो इसका आता है वो आता है आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस मींस बड़े क्वेश्चंस जो कि आपसे 1000 वर्ड में पूछे जाते हैं, कहीं कहीं पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 500 में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिया जाता है और इन 5 क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। अब आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, लेकिन मैं पूरा एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर हिट कर दो। आपको लगातार ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें लगातार मिलती जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति के बारे में बात करना है कि उसने जो दक्षिण में जीता, तो दक्षिण में जो भी राज्य उसने जीता उन राज्यों के जीतने के पीछे उसने जो नीतियां बनाई थी वो कौन सी नीति थी। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत जो था उस दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान बना था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण की नीतियों में भी काफी अंतर किया था, काफी कुछ डिफरेंसेस पैदा किए थे। अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली सल्तनत में चाहे जितने भी शासक थे उनमें से किसी ने भी विंध्याचल पर्वत को पार नहीं किया था, यानी कि इसी के साइड लेफ्ट जो है उत्तर में ही पूरा दिल्ली सल्तनत था। लेकिन ये पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार किया था। वो उत्तर भारत को जीत करके उस पर शासन करना चाहता था, जबकि दक्षिण भारत जो था उसको जीत करके वहां से पैसे इकट्ठा करना चाहता था, धन इकट्ठा करना चाहता था, जिससे वो अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको अच्छा कर सके, दृढ़ बना सके। उसने अपने दक्षिण भारत के विजयों का जो श्रेय है वो मलिक काफूर को दिया था, जो कि उसका गुलाम था, जिसको 1000 दिनार देकर के उसने खरीदा हुआ था और बाद में उसने उसको मलिक काफूर को अपना सेनापति बना दिया था। वह अपने दक्षिण भारत की नीतियों में सफल रहा और दक्षिण भारत के तमाम सारी जगहों को उसने जीता था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से जगहों को जीता हुआ था, तो इसमें पहला जगह जो आता है वो आता है आपका देवगिरी। नाम तो आपने सुना होगा देवगिरी का, कि 1294 में अलाउद्दीन जो है सूबेदार पद पर होते ही देवगिरी की विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि जब अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन जो है सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, अलाउद्दीन खिलजी को उसने क्या बनाया हुआ था, उसके चाचा ने, जो सुल्तान उसका चाचा था जलालुद्दीन, उसने अपने बेटे को मतलब भतीजे को सूबेदार बनाया हुआ था।
तो सूबेदार रहते हुए ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, देवगिरी पर विजय प्राप्त कर लिया था। वहाँ के राजा थे रामचंद्र देव। उनसे उसे जो है वार्षिक कर जो होता था, जिसको खिराज कहते थे, देने का वादा किया हुआ था रामचंद्र ने कि वो वार्षिक कर देता रहेगा। किंतु 1300 और 1303 ईस्वी के बीच अर्थात 3 सालों तक उसने जो है टैक्स नहीं दिया, खिराज नहीं दिया। इसके अलावा उसने गुजरात के शासक कर्ण बोघले को शरण भी दिया हुआ था। तो कर्ण ने इनकी सहायता प्राप्त करके जो है बगलाना क्षेत्र में पुनः अपना राज्य स्थापित कर लिया था। अतः उसके प्रत्युत्तर में जो है अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को देवगिरी और अल्प खां को गुजरात के विरुद्ध जो है अभियान के लिए भेजा। और जब गुजरात विजय के बाद अल्प खां काफूर की सहायता करने देवगिरी आ रहा था, तो रास्ते में उसके हाथों कर्ण बाघेल की पुत्री जो है देवल देवी थी, वो मिली उसको, जिसे अल्प खां ने दिल्ली भेज दिया। और कुछ समय बाद अलाउद्दीन ने जो देवी थी उससे अपने पुत्र खिज्र खां का विवाह कर दिया। देवगिरी पर आक्रमण करने पर रामचंद्र देव ने जो है आत्मसमर्पण करके ढेर सारा धन दिया। अलाउद्दीन ने उसे जो है राय रायन की उपाधि दे करके साम्राज्य फिर से वापस कर देता है कि तुम साम्राज्य करो, बस हमें टैक्स मिलना चाहिए। तो पहला था देवगिरी। दूसरा अभियान जो था वो था तेलंगाना का अभियान। दूसरा क्या था, तेलंगाना का अभियान। तेलंगाना के अभियान में क्या था कि अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों में पहला अभियान 1303 में तेलंगाना की राजधानी जो वारंगल थी उसके विरुद्ध किया, जिसमें वो फेल होता है, नहीं जीत पाता है। फिर मलिक काफूर जो है वो वारंगल पहुंच करके 1309 ईस्वी में दुर्ग का घेरा डालता है। वहां के राजा थे प्रताप रुद्र देव। अपनी रक्षा करने में जब वो खुद को समर्थ नहीं पाते कि मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो वो संधि को स्वीकार कर लेते हैं। और संधि के अनुसार उसने 300 हाथी, 700 घोड़े और अपार धन संपत्ति के साथ साथ जो वार्षिक एक टैक्स होता है कि इतना रुपया तुमको देना है, इतना परसेंट देना है, उसको भी स्वीकार कर लिया। और इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो मलिक काफूर को भेंट किया, जिसे काफूर ने अलाउद्दीन को ले जाकर के दिया। कोहिनूर हीरा जो आज अभी आप देखोगे यूके में है, वो हीरा मलिक काफूर को दिया गया था इस राजा के द्वारा। तीसरी जो इसकी दक्षिण नीति में रहा था वो था होयसल राज्य का विजय। होयसल राज्य पर इसने विजय प्राप्त किया 1310 ईस्वी में। तीसरी बार मलिक काफूर को उसने दक्षिण भारत भेजा और इस बार का अभियान होयसल राज्य की राजधानी जो है द्वार समुद्र के विरुद्ध था। होयसल के राजा थे बीर बल्लाह, जो है युद्ध में विजय की आशा को नहीं देखते हैं कि विजय नहीं हो पाएगी हमारी, तो संधि कर लेते हैं। और काफूर ने द्वार समुद्र को लूटा, मतलब वहां से मंदिरों को विध्वंस किया, ढेर सारी संपत्ति लेकर के दिल्ली वापस आता है। फिर चौथा उसने किया था पांडे राज्य की विजय। पांडे राज्य पर भी विजय प्राप्त किया। होयसल जीतने के बाद मलिक काफूर पांडे राज्य की ओर ध्यान गया उसका, जहां पांडे राज्य के दो भाई सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी। अब ये लोग आपस में लड़ रहे थे। सुंदर पांडे ने काफूर से सहायता मांगी, तो एक भाई जो था सुंदर पांडे, उसने मलिक काफूर से सहायता मांगी। उसने पांडे राज्य की राजधानी मुदैर पर आक्रमण करके ढेर सारा धन लूटा। उसने अन्य मंदिरों के साथ साथ रामेश्वरम को भी नष्ट करवाकर मस्जिद का निर्माण करवाया और उससे वहां पर लगभग 312 हाथी, 20,000 घोड़े, 2,750 पाउंड सोना, 500 मन जवाहरात हाथ लगे, जिसने मतलब मलिक काफूर ने इस चीज़ की सपने में भी कल्पना नहीं किया होता कि ये सारी चीज़ें उसे मिल जाएंगी। और इसके बाद आता है अंतिम जो रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, देवगिरी। देवगिरी पर फिर से इसने आक्रमण किया। 1309 से 10 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु के होने के बाद उसका बेटा था शंकर देव जो शासक बनता है। और प्रारंभ से ही वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, शत्रु था। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मतलब अच्छा नहीं समझता था, इसलिए उसने दिल्ली खिराज भेजना बंद कर दिया, मतलब जो टैक्स जाता था वार्षिक वो भेजना बंद कर दिया। 1313 में अलाउद्दीन ने काफूर को देवगिरी भेजा। दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें शंकरदेव हारा और मारा गया। काफूर देवगिरी समेत अन्य विस्तृत जो भूभाग है उस पर अधिकार करके उस पर शासन करने लगा। किंतु क्या हुआ, फिर बाद में अलाउद्दीन ने कहा कि दिल्ली वापस आ जाओ, तो फिर दिल्ली आ गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें अलाउद्दीन के दक्षिण जो राज्य पर उसने विजय प्राप्त किया, तो दक्षिण अभियानों के बाद दक्षिण भारत में लगभग सभी शासकों ने जो है अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लिया था। दक्षिण भारत के अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसे लेकर के इतिहासकारों में तमाम सारे भेद है। अमीर खुसरो के अनुसार उसने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के दक्षिण अभियान चुना था। डॉक्टर के.एस. लाल ने इसका विरोध करते हुए बताया कि वो केवल पैसा पाने के लिए, धन को एकत्रित करने के लिए उसने ये प्रयास किया हुआ था, जिससे उसने दक्षिण भारत में तमाम सारी धन दौलत लेकर के आया, जो उसकी मतलब वो समृद्ध बनाना चाहता था उत्तर भारत को। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मतभेद देखने को मिलता है। अब बात करें, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, हुमायूं के राज्याभिषेक के समय कठिनाइयों की विवेचना करो। कि हुमायूं का जब राज्याभिषेक हो रहा था
तो उस समय कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए हुए थे, क्योंकि अगर आप जो है एक मूवी एक निकला हुआ था, मूवी नहीं उसको कह सकते हैं, एक वेब सीरीज के टाइप का था जिसका नाम था द एम्पायर, जो कि बाबर के ऊपर था। तो बाबर का बेटा ही हुमायूं था। तो हुमायूं के राज्याभिषेक को लेकर के उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हुमायूं के राज्याभिषेक के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या कठिनाई आई थी, उसको क्या सहना पड़ा था। तो देखो, जिस समय हुमायूं ने सत्ता संभाली ना, उस समय राज्य बहुत सारी आंतरिक और बाह्य समस्याओं में पड़ा हुआ था। बाबर ने उसके लिए जो है असंगठित और असुरक्षित राज्य छोड़ा था। हुमायूं में कुछ जो है उसकी जो चारित्रिक दुर्बलताएं भी थी, जिसके कारण उसका पतन हुआ। जिस समय वो शासक बना उस समय राजनीतिक दूरदर्शिता और सैनिक शक्ति की आवश्यकता थी, जिसका अभाव था। वो केवल कार्य को पूर्ण करने का संकल्प ही नहीं ले पाता था, उसके समक्ष जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी जिस समय उसने लिया, क्योंकि असंगठित राज्य था। क्योंकि बाबर ने तुरंत तुरंत जीता था वो सारी चीज़ों को, तो अभी संगठित नहीं हो पाया था। उसने अपने जीवन का अधिकांश जो टाइम पीरियड रहा हुमायूं का, वो युद्ध करते ही बिताया, इसलिए राज्यों को संगठित करके उसे प्रशासनिक रूप नहीं दे सका। जनता मुगलों की को विदेशी मानती थी और अफगानों के प्रति उनका जो है स्वामी भक्त अभी भी शेष था। अतः हुमायूं के समक्ष सबसे पहली समस्या ये थी कि प्रशासन संगठित किया जाए। जब हुमायूं शासक बना ना, तो मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। बाबर ने धन का जो है बड़ा अपव्यय किया हुआ था, जनता को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी मात्रा में धन लुटाया था जिससे जनता उसकी तरफ आकर्षित हो सके। हुमायूं का एक भाई भी था, वो भी एक प्रॉब्लम था। जब हुमायूं शासक बनता है तो जिसने अपने पिता के आदेशानुसार अपने भाई कामरान को काबुल का कांधार, अस्करी को संभल का, हिंदाल को जो है अलवर देकर के राज्य का बंटवारा किया। लेकिन पिता के आदेशानुसार ही अनेक विपरीत परिस्थितियों में अपने भाइयों की सहायता भी किया, किंतु उसके भाइयों ने विकट परिस्थिति में उसकी मदद ही नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ ही खड़े हो गए राज्य को लेकर के। आप देखोगे अगर वो वेब सीरीज, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। हुमायूं ने सदैव ही अपने भाइयों के प्रति दयापूर्ण भाव दिखाया, लेकिन हमेशा से उसको क्या हुआ, शत्रुता वाली भावना ही सामने से देखने को मिली हमेशा। हुमायूं का निर्वासन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा। शासन सत्ता ग्रहण करने के बाद हुमायूं ने राज्य विस्तार हेतु अपने अभियान चालू किए, किंतु लगभग सभी युद्धों में उसे ना के बराबर ही सफलता मिली। बाबर ने अपना सबसे प्रबल जो युद्ध था शेरखा के साथ 26 जुलाई 1539 ईस्वी में, चौथा और 17 मई 1540 ईस्वी में बिलग्रामपुर का युद्ध लड़ा, और इन दोनों युद्धों में हुमायूं हार जाता है और सत्ता भी उसके हाथों से निकल जाती है। आगरा पहुंच करके वो परिवार समेत दिल्ली होते हुए लाहौर पहुंचता है और अपने भाई कामरान और हिंदाल से उसने सहायता मांगी, लेकिन दोनों ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। सभी ओर से निराश होकर के वो अमरकोट के जो है राणा बीर सिंह साल के पास पहुंचता है। 10 बीर साल ने अब उसकी सहायता के लिए जो है आश्वासन दिया, और यहीं पर अकबर का जन्म भी हुआ था, बीरसाल, अगर आपको पता होगा। हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को अपनी धाय माँ, जिसको जीजी अनगा कहते हैं या माहम अनगा, उनके संरक्षण में छोड़ करके अपनी बीबी के साथ ईरान के शासक शाह तहमाय से सहायता प्राप्त करने चला गया। फिर होता है हुमायूं वापस वहां से आता है, राज्याभिषेक हो रहा है, इसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राज्य चला जा रहा है। फिर से हुमायूं वापस आता है, ईरान के शासक शाह जो है तहसामाश की सहायता प्राप्त करके ये फिर से काबुल, कांधार, बदबक्सी को जीतता है, फिर से युद्ध करता है और जीत करके फिर से विजय प्राप्त करता है। और शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह को जो है मृत्यु के बाद सूरी साम्राज्य जो है खत्म हो जाता है, और अन्य शक्तियों को हराते हुए हुमायूं फिर से गद्दी पर बैठता है। तो इस प्रकार हुमायूं ने अपनी सत्ता को फिर से प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी सत्ता का ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पाया। 6 महीने के बाद वह पुस्तकालय की सीढ़ियां थी, वहां से गिर करके घायल हुआ और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। हुमायूं का जो पूरा जीवन रहा वो संघर्षों में ही बीता। इसी कारण इतिहासकार जो लेनपुल नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा करके ही उसने अपनी जान दे दिया, क्योंकि लड़खड़ा करके गिरा हुआ था सीढ़ियों से और वहीं से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस तरह से इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है। तो हुमायूं के राज्याभिषेक से लेकर के ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो रही थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है अकबर की राजपूत नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करो। कि अकबर ने राजपूतों को लेकर के क्या नीति बनाया हुआ था, राजपूत नीति के बारे में आपको बात करना है। तो देखो, अकबर अपने टाइम पीरियड में ना सबसे सफल मुगल बादशाहों में अकबर का नाम आता है, क्योंकि इसने जो है कह सकते हैं ना एक तरीके की सद्भावना बना करके सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया हुआ था। अकबर ने आमेर की राजकुमारी से विवाह करके, राजपूत नीति अगर समझें कि उसने क्या क्या कैसे कैसे किया, तो अकबर ने आमेर की राजकुमारी से विवाह करके परस्पर मेल और सामंजस्य की नींव रखना आरंभ कर दिया।
जिससे राजनीति में एक नए युग का आरंभ हुआ। उसने देश की कई पीढ़ियों तक बड़े बड़े जो है शासन प्रदान किए। मुगल बादशाहों की अगली 4 पुस्तकों बड़े बड़े राजनीतिक और सैनिक अफसरों की सेवाओं की सेनाएं उपलब्ध हुई, जो मध्यकालीन भारत में सबसे ऊंची और श्रेणी की मानी जाती हैं। अकबर ने के प्रति उदारपूर्ण नीति का अनुसरण इन सभी नीतियों को लेकर के किया हुआ था, क्योंकि अकबर देखो जब इसने शादी कर लिया तो एक तरीके की एक सियोरिटी मिल जाती है, क्योंकि अगर उसके घर वाले या उसके परिवार वाले अगर चाहे भी, थोड़ा सा फैन ऑन था जिस वजह से कि अगर उसके घर वाले चाहे भी कि अकबर के साथ कुछ गलत करेंगे, अकबर को मारने की कोशिश करेंगे, अकबर को हराने की कोशिश करेंगे, तो अगर अकबर मारा जाता है तो उनकी बेटी विधवा हो जाएगी और कौन चाहेगा इस तरह की चीजें करना। तो अकबर ने काफी कुछ दिमाग में रखते हुए राजपूत नीति को बनाया हुआ था। अकबर का राजपूतों को वीरता पर मोहित होना था कि राजपूत भारतवर्ष में युद्ध प्रिय जीत के लोग थे। राजपूतों की वीरता और उनके युद्ध कौशल से अकबर काफी परिचित था और वह उनके शासक और धैर्य जैसे गुणों पर मोहित था। राजपूत युद्ध भूमि में मर जाना उचित समझते थे, मगर पीठ दिखा करके पलायन होना जो है उसके विरुद्ध मानते थे। तो अकबर क्या करता था, वो कहता था कि अगर आपको युद्ध करना है तो युद्ध कर लो, अदरवाइज हमको जो चाहिए, जितना टैक्स चाहिए, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, टैक्स देते रहो, दैट डजंट मैटर। आपको पूरे रिस्पेक्ट के साथ जिस तरीके से आप राज करना चाहो राज कर सकते हो, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। दूसरी चीज था साम्राज्य विस्तार में सफलता अकबर को मिली। अकबर की हार्दिक इच्छा थी कि वो भारतवर्ष का एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य बना सके। तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत जो है राजपूत अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ते रहते थे और अकबर ने राजपूतों की इस आपसी कलह का लाभ उठाना चाहा, क्योंकि उनकी सहायता के लिए वो सरलता से राज्य का विस्तार कर सकता है, क्योंकि एक उनके साथ आ जाता, दूसरे के खिलाफ कर देते, उसको जीत लेते, फिर दोनों को जीत लेता। तो इस तरीके से चीजें चलती रही। राजस्थान में भौगोलिक महत्व, एक लेखक के अनुसार राजस्थान दिल्ली और आगरा के अत्यंत ही निकट है। राजधानी की सुरक्षा 2 ही रियायत पर होती है। राजपूतों को बिल्कुल भी विनिष्ट कर दिया, इस वजह से उसने मित्रता स्थापित कर लिया। युद्ध प्रतिवृत्ति वाली जो राजपूत जातियां थी उनको छोड़ देना तो साम्राज्य के लिए घातक था। यदि अकबर उनसे लोहा लेता तो शायद जीवन में दूसरा काम ही नहीं कर पाता। आधा उनसे क्या क्या मैत्री कर लिया कि ठीक है भाई, दोस्त बन जाओ, हमको जो चाहिए आप देते रहो, बस बात खत्म, हमको आपके राज्य से कोई मतलब नहीं है। शांतिपूर्ण शासन की स्थापना करना राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहा अकबर का। अकबर चूंकि नीति कुशल शासक था, सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए जनता के दिलों में जगह पाना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हिंदुओं को प्रसन्न करना चाहता था, अन्यथा हिंदू संस्था क्या करते थे, उपद्रव करते रहते थे जितने भी मुस्लिम शासक थे उनके राज्य में। पूरे साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम ना रहती अवस्था, इसलिए उसने क्या किया कि राजपूतों से सहयोग प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरीके से राजपूतों से जो है सहयोग मिल जाए। विदेशी सैनिकों की समस्या का समाधान किया, यानी कि भारतीय अभी तक इतना समय व्यतीत होने के पश्चात भी तैमूर वंश के विदेशी समझते थे। भारतीय तैमूर वंश को विदेशी समझते थे, तो भारतीय युद्धों में मुगलों को विदेशी सैनिकों की सेना पर निर्भर जो है करना पड़ता था। परंतु इन सैनिकों को प्राप्त करना आसान काम नहीं था, इसलिए इन सैनिकों के प्रति जो है किंचित मात्र भी सहानुभूति नहीं रखते थे और उनके प्रति निष्ठुर व्यवहार करते थे। अकबर ने जब इस चीज को देखा कि ये तो हमारे लिए खतरा बन जाएंगे, तो इससे निपटने के लिए अकबर ने जो है राजपूतों का सहारा लिया। अकबर का जो स्वभाव था वो भी बेहतरीन था, राष्ट्रीय सद्भावना की प्राप्ति भी वो कर सका, पैतृक प्रभाव भी था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाबर और हुमायूं भी स्वभाव से उदार थे, उनमें भी धार्मिक कट्टरता नहीं थी। अतः अकबर भी इसी नीति के साथ एक कदम और बढ़ा करके उसने हिंदू मुसलमान के बीच जो भेदभाव की भावना थी ना, उस चीज को खत्म किया। अकबर की राजपूत नीतियां जो है अगर हम उनको देखना चाहें तो उदारता और सहिष्णुता के रूप में हमें देखने को मिलती हैं कि जो राजपूत राज्य हैं उनको दान के रूप में दे देना, वैवाहिक संबंध स्थापित करना, दुर्गों को हस्तांतरित करना कि आप ले लो या हम ले रहे हैं, धार्मिक आजादी देना, राजपूतों को सहयोग देना, राजपूतों के विरुद्ध जो आक्रमण हो रहे हैं उसको रक्षा करना, राजस्थान से दूर राजपूतों की नियुक्ति करना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अकबर की जो है राजनीतिक कूटनीतियां थी जिसने उसे काफी हेल्प पहुंचाया और वो अपनी जिंदगी में काफी जो है बेहतर कर सका और एक सफल शासक के रूप में साम्राज्य बना सका। अब राजपूत नीति के कई सारे परिणाम हुए कि केंद्रीय सरकार को कुशल राजनीतिक की प्राप्ति हो गई। उत्तर भारत में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हो गया जिसको बड़ा साम्राज्य कहा जा सकता था। राजपूतों के गौरव का अंत हो गया, राजपूतों की एकता को थोड़ा सा धक्का लगा, 2 संस्कृतियों का मिलन हुआ, साम्राज्य की सर्वोन्मुख उन्नति हुई, पूरा साम्राज्य एक बन सका और वहीं से मतलब एक तरीके की केंद्रीय शक्ति भारत में देखने को मिलने लगी। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है वो औरंगजेब की दक्षिण नीति के कारण और परिणाम के बारे में बात करता है कि औरंगजेब का जो है दक्षिण नीति क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ था, इसके बारे में बात करनी है।
तो देखो औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करें, इसकी दक्षिण नीतियां जो थी, तो औरंगजेब ने अपने 50 साल के शासन काल के अंतिम काल में जो है, अंतिम जो 25 साल थे, वो दक्षिण की समस्याओं को सुलझाने में लगा दिए। उसने अपने पूर्वजों की तरह, यानी कि औरंगजेब भी क्या था, एक साम्राज्यवादी था। शाहजहां के शासन में 2 बार दक्षिण का सूबेदार भी रह चुका था, अतः दक्षिण की स्थिति को वो अच्छी तरीके से समझता था। दक्षिण के राजाओं की दुर्बलता को भी जानता था। अपने पिता के शासनकाल में वह में बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों पर विजय प्राप्त कर चुका था, लेकिन पिता के हस्तक्षेप के कारण इस समय जो है विजय प्राप्त पूरी तरह से नहीं हो पाया था। दक्षिण अभियान के कई सारे कारण भी रहे थे औरंगजेब को लेकर के। उसमें कारण था कि पहली चीज की औरंगजेब का साम्राज्यवादी प्रवृत्ति होना, कि साम्राज्य को बढ़ाना है, ये एक कारण था दक्षिण अभियान के पीछे। दूसरा था दक्षिण विजयों को पूरा करना, कि दक्षिण का जो विजय वो पूरा नहीं कर पाया था पूरी तरीके से, उसको पूरा करना था। तीसरा था कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण वह दक्षिण के सिया राज्यों को उन्मूलित करना अपना कर्तव्य समझता था। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे। तो दक्षिण शक्तियों से उसका संघर्ष भी हुआ, लड़ाई भी हुई। बीजापुर राज्य पर इसने विजय प्राप्त किया था औरंगजेब ने। गोलकुंडा पर विजय प्राप्त किया। बीजापुर पर आप देखोगे तो 1675 ईस्वी हो गया, गोलकुंडा हो गया 1685 ईस्वी में। फिर मराठाओं के साथ संघर्ष हुआ, शिवाजी शाहजी के साथ वो कट्टर दुश्मनी हुई, शाहजी के साथ संघर्ष हुआ, शिवाजी के साथ इसका संघर्ष हुआ, क्योंकि शिवाजी जो थे वो दक्षिण में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे, जो कि औरंगजेब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, किंतु शिवाजी जान बचा करके भाग जाते हैं। तो औरंगजेब ने इस बार राजा जो है जसवंत सिंह को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। तीसरी बार औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा। जयसिंह काफी प्रयास के बाद शिवाजी को मुगलों से संधि करने के लिए तैयार कर पाता है, लेकिन जब शिवाजी मुगल दरबार में पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें धोखे से क्या किया, कैद कर लिया। संभाजी और औरंगजेब का भी जो है लड़ाई होती है दक्षिण अभियान में। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे थे संभाजी, जो औरंगजेब से संघर्ष जारी रखते हैं। संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने यहाँ शरण भी दे दी। क्रोधित होकर के औरंगजेब जो है संभाजी पर आक्रमण किया और जो है संगमेश्वरम युद्ध में संभाजी परास्त हुए और उनको कैद कर लिया गया। फिर राजा राम और औरंगजेब के बीच संघर्ष हुआ। फिर ताराबाई और औरंगजेब के बीच 1703 में संघर्ष हुआ। तो इस तरीके से संघर्ष होता रहा और जीवन काल में मराठा शक्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया औरंगजेब पूरी तरह से। अगर हम बात करें कि क्यों असफल हुआ था, तो दक्षिण भारत में असफल होने के कई कारण थे। कि औरंगजेब जो था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसको सहायता नहीं मिल पाई। दूसरी चीज थी कि औरंगजेब ने अपनी नीति अपनाई जो कि पूरा दक्षिण भारत उसका शत्रु बन गया, और ऐसी अवस्था में सफल होना मुश्किल था, क्योंकि कोई एक शत्रु हो जिस पर आप जीत लो, दूसरा अगर आपकी हेल्प करने के लिए, मतलब पूरा दक्षिण भारत इसके खिलाफ हो गया था। तीसरी चीज थी दक्षिण की मराठा जाति जो थी वो राजनीति में कुशल थी, 2 छापेमारी नीति से युद्ध करती थी, इस कारण औरंगजेब असफल रहा। और भी चीजें हैं, जैसे कि औरंगजेब की जो है बीजापुर, गोलकुंडा, मराठी सभी को एक साथ अपना शत्रु बना लिया, जिससे औरंगजेब की जो शक्ति थी वो कमजोर होने लगी। दक्षिण भारत सभी जातियों का जो है सम्मिश्रण था और सभी जातियां जो है वो मुगलों के विरोध में हो गई। मुगल सेना के संगठन और अनुशासन का थोड़ा सा अभाव हुआ और मुगल सेना का जो सेनापति था वो विश्वासघाती था। मेन प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, औरंगजेब का जो दक्षिण नीति रहा, तो पूरे जीवन काल में वो दक्षिण भारत पर जो है पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर सका। 18 साल तक युद्ध करता रहा और एक नासूर के समान उसके लिए सिद्ध हुआ। दक्षिण नीति को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने में उसका अपार धन भी व्यय हुआ। दक्षिण भारत में उलझे रहने का कारण जो उत्तर भारत की जो उसकी सेना थी या उत्तर भारत में जो उसका शासनकाल था वो डगमगा सा गया। राजपूत समस्या ज्यों की त्यों बनी रही और औरंगजेब उनके लिए कुछ नहीं कर सका। राज साम्राज्य को अपार हानि उठानी पड़ी। औरंगजेब के दक्षिण अभियानों के कारण अव्यवस्था, अराजकता को प्रोत्साहन मिला, कृषि व्यापार की क्षति हुई। तो इस तरीके से पूरा होने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि औरंगजेब की दक्षिण नीति वो पूरी तरह से क्या हुई, असफल हुई, जिससे काफी हानि उठाना पड़ा। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य को खत्म करने का एक नींव उसने रख दिया था। और दक्षिण में औरंगजेब के लिए सेम ऐसी समस्या बन गई जैसा नेपोलियन के लिए स्पेन में बना हुआ था। औरंगजेब के दक्षिण में नासूर की तरह वो साबित हुआ। और डॉक्टर स्मिथ इस चीज पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि दक्षिण प्रायद्वीप न केवल औरंगजेब की कब्र बना बल्कि मुगल साम्राज्य की कब्र भी दक्षिण में ही खोदा गया। जब दक्षिण में जाकर के इसने जो है काम करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं उसने मुगल साम्राज्य की ही कब्र खोदना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये कारण थे, परिणाम हुए औरंगजेब के दक्षिण भारत नीति का। अब बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्कर्ष को रेखांकित करो कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो देखो, अगर हम बात करें मराठों के उत्कर्ष के पीछे कारण क्या रहा,
तो दक्षिण भारत में मराठों का उत्कर्ष जो था वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी कि अचानक से हो गया। इनके उत्कर्ष में विभिन्न परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। मराठों का सबसे ज्यादा उत्थान जो है वो शिवाजी के नेतृत्व में हुआ, किंतु उनके उत्कर्ष का एकमात्र कारण शिवाजी का व्यक्तित्व ही नहीं माना जा सकता। उनके उत्थान के पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कि पहली चीज आती है इसमें महाराष्ट्र की जो भौगोलिक बनावट है। महाराष्ट्र की जो भौगोलिक बनावट है उसने भी मराठों को प्रभावित किया। पर्वतीय जीवन में उन्हें परिश्रमी, दृढ़ और आत्मविश्वासी होकर के जो है साहसी बना दिया था उसने। उसकी चोटियों और चट्टानों पर वो जाकर के काम करते थे, तो एक तरीके का मतलब लड़ाकू उनके अंदर पहले से ही चीजें थी। दूसरा, सामाजिक भेदभाव का अभाव था। महाराष्ट्र के सभी वर्गों में जाति पाति ऊंच नीच ये सारी भावनाओं का अभाव था। वहां कोई वर्ग विशेष नहीं था, सभी को समानता का अधिकार था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा धन कमाता था। तो इस तरीके से उनमें जो है सामाजिक भेदभाव नहीं था। कूटनीति की प्रधानता थी कि मतलब युद्ध कैसे करना है वो भली भांति जानते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा लाइफ उसी चीज में बीता हुआ था। नेक्स्ट है आपका हिंदुत्व का प्रभाव था, क्योंकि दक्षिण भारत में मुस्लिमों के अधिकार के बाद ही मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर धार्मिक अत्याचार भी किया, कट्टरवादिता देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं उस चीज से अपने आप को बचाने के लिए एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए जब शिवाजी ने यह वचन लिया तो उसमें बहुत सारे लोग और भी जुड़ते चले गए। धार्मिक जागृति भी हुई, क्योंकि 15वीं 16वीं शताब्दी में एक तरीके से धार्मिक पुनर्जागरण भी इस टाइम पीरियड को समझा जाता है, क्योंकि कई सारे विचारक थे, कई सारे संत हुए जिन्होंने जगाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट चीज आती है आपकी भाषा की एकता भी थी औरंगजेब के नेतृत्व में। मराठी भाषा, एक मराठी साहित्य ने मराठों को राष्ट्रीय प्रेम और एकता के बंधन में बांध दिया। तमाम सारे ग्रंथ में जो है मराठी भाषा में अनुवाद होने लगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सभी मराठाओं को इन्होंने एक किया। शिवाजी की पर्सनालिटी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मराठों के उत्कर्ष का मुख्य जो श्रेय दिया जा सकता है वो शिवाजी को दिया जा सकता है। वे एक सेनापति के साथ साथ महान राष्ट्र निर्माता भी थे। जिस समय उनका उदय हुआ उस समय मराठों में राजनीतिक एकता और जो है राष्ट्रीयता की भावना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, लेकिन शिवाजी ने अधिकांश जो चीजें थी उसको अच्छा करना चाहा। अधिकांश मराठे थे वो मुस्लिम जागीरदारों की सेवा में अपमानजनक जीवन जी रहे थे। शिवाजी ने जो है सभी को जगाया और सभी को एक साथ अपने राज्य को प्राप्त करने, अपने खुद के राज्य अपने लिए बनाने और अपने राज्य की भलाई करने का और अपने राज्य को अपने अंडर में लेने का, किसी की गुलामी ना करने का, ये भावनाएं उनके अंदर भरी, जिससे कहीं ना कहीं वो लोग शिवाजी के साथ मिल करके आगे अपने राज्य के लिए लड़ना स्टार्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्कर्ष इस तरीके से होता है। तो ये था हमारा दोस्त जो मॉडल पेपर हमने पूरा देखा, आपके साथ एक एक चीज डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि आपका पूरा मॉडल पेपर ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आप मतलब जो थ्योरी पूछा जा रहा है वो कैसे कैसे आपको करना है वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो आपका लघु क्वेश्चन है, फिर दीर्घ आंसर वाले क्वेश्चन है, तो ये सारी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, लोगों में के पास शेयर करो, जिससे कि और भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दोस्त, आपके एग्जाम्स बेहतर जाए। एग्जाम्स अगर आप ये चीज़ें तैयार करके जाते हो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स अच्छे जाने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।